नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुट्रिक्स पर। दोस्तों, ये इनकम टैक्स की सीरीज है हमारे चैनल की, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इसमें मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेक्शन 22 से लेकर 27 तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैं कवर करूंगा। मतलब आप एक वीडियो देखेंगे और आपका पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगा। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, उनके लिए तो ये अमृत के समान है। आइए देखते हैं क्या है ये हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। इस हेड में सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 22, जो कि एक गेट कीपर की तरह है। किसी भी हेड का जो पहला सेक्शन होता है दोस्तों, वो हमेशा होता है बेसिस ऑफ चार्ज यानी चार्जेबिलिटी। इसका मतलब है इस चैप्टर में किस इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है। अगर आपके पास इस तरह की पर्टिकुलर विशेष इनकम आपके पास है तो ही इस चैप्टर में आइए, वरना किसी और चैप्टर में जाइए। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो जी, बेसिस ऑफ चार्ज आपको बताता है यहाँ पर टैक्स लगने वाला है एनुअल वैल्यू पर, जिसको कि हम नोशनल रेंट भी बोलते हैं। इसे नोशनल रेंट क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एनुअल वैल्यू जो होती है वो इन चार अमाउंट में से कोई एक हो सकती है। ये क्या है? ये है म्यूनिसिपल वैल्यू, मतलब आपके म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ने आपके घर की जो वैल्यू कैलकुलेट की है म्यूनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये वो वैल्यू है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है। फेयर रेंट, फेयर रेंट है आप ही के एरिया के अंदर सेम प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, मतलब मार्केट रेट है सीधा सीधा। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा तो ही ये क्वेश्चन में होता है। इसका मतलब है इससे ज्यादा ऑनर रेंट चार्ज नहीं कर सकता अपने टेनेंट से, किराएदार से। एक्चुअल रेंट मतलब जो एक्चुअल में रिसीव हो गया है या फिर रिसीवेबल है मकान मालिक के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इन चारों में से कोई एक बनती है आपकी एनुअल वैल्यू और उसी के ऊपर टैक्स लगता है आगे चलकर कैलकुलेशन के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहले तीन हैं वो तो मकान मालिक को, वो तो एसएससी को मिलते ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक तीन कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं जो देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा कैलकुलेटेड है। और मैं कह रहा हूं कि जो एनुअल वैल्यू आएगी वो इन चारों में से कोई एक आएगी। अब मान लीजिए एनुअल वैल्यू पहले तीन में से एक आई, तो मतलब एसएससी को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा जो इनकम उसने कमाई ही नहीं। अगर एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट आती है तब तो ठीक है, उसने जो कमाया उसी के ऊपर टैक्स दे दिया, बात सिंपल है, समझ में आती है। लेकिन अगर एनुअल वैल्यू पहले तीन में से आई तो जी उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा जो एक्चुअल में उसने कमाई नहीं है। सिर्फ यही हेड इकलौता ऐसा हेड है जिसमें मकान मालिक को, जिसमें एसएससी को उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है जो उसने कमाई नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए इसे बोलते हैं नोशनल रेंट, अनरियल रेंट, अवास्तविक किराया, जो असल में हो सकता है मकान मालिक ने रिसीव नहीं किया, उसे मिला नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस की। ये कंडीशंस बहुत जरूरी है समझना। अगर ये नहीं समझेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में कभी भी क्लैरिटी हमें नहीं आएगी। इस चैप्टर के अंदर आने के लिए ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, मतलब हमारी समझ पक्की होनी चाहिए इन तीन चीजों के बारे में। तो पहला क्या है? द बिल्डिंग मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड ऑफ अ टेनेंट। इसका सीधा सा मतलब है जी कि कोई ना कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई 10, 12, 20 मंजिल की बिल्डिंग हो, एक सिंगल स्टोरेज भी चलेगी, एक थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी चलेगा। तो जी कुछ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होनी चाहिए और उस बिल्डिंग के साथ लगी हुई एक लैंड साथ में हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक घर है, तो वो तो हो गई आपकी मेन प्रॉपर्टी, मेन हाउस प्रॉपर्टी। अब उसके साथ का जो पार्किंग का एरिया है, जो लॉन है, गार्डन है, खेलने की जगह है, कोई खाली जमीन है,
उस घर के साथ में। ध्यान रखिए इसमें घर प्राइमरी है और जो साथ में लगी हुई लैंड अपार्टेनेंट, जो साथ में लगी हुई जमीन है वो सेकेंडरी है। तो ऐसे में ये दोनों के दोनों हम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर जैसे कोई एक फील्ड है, कोई एक खेत है जिसके अंदर भी एक थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जैसे मान लीजिए छोटा सा गोडाउन होता है या पंप हाउस होता है हर एक खेत के अंदर, तो दोस्तों उसके अंदर तो जो खेत है वो प्राइमरी हुआ। जो डील हो रही है, जो किराए पे देने की बात हो रही है, तो किराए पर देने की बात हो रही है, तो वो उस लैंड को किराए पर देने की बात हो रही है। उसके साथ में वो पंप हाउस है, छोटा सा गोडाउन, वो तो सेकेंडरी है, वो तो साथ में आएगा ही आएगा। तो जी ये जो खेत वाला केस है ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि लैंड किराए पर दिया है। यहाँ पर जो प्राइमरी है वो लैंड है। और हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में लेंगे बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेमेंट। मेन बिल्डिंग होनी चाहिए और उसके साथ में लगी हुई कोई छोटी मोटी लैंड हो जो खाली हो किसी पर्पस के लिए, किसी यूज के लिए, तो वो चलेगी। नंबर 2 है असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट सब टेनेंट। मतलब किराएदार नहीं होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। देखिए दोस्तों दोनों किराए पर दे सकते हैं। जो मालिक है वो तो अपना घर किराए पे देगा ही देगा, लेकिन जो किराएदार है वो भी आगे किसी दूसरे किराएदार को किराए पर दे सकता है, जिसे बोलते हैं सब टेनेंसी। तो मान लीजिए एक घर है जिसको मिस्टर एक्स ने किराए पर दिया ए को, और ए ने आगे किराए पर दे दिया मिस्टर बी को। तो जी जो मिस्टर एक्स को इनकम हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, वो इस चैप्टर में आएगी। लेकिन जो मिस्टर ए को इनकम हो रही है बी को किराए पर देने से, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि मिस्टर ए जो है वो ऑनर नहीं है इस हाउस का, सिर्फ किराएदार है। किराएदार ने आगे किराए पर दिया है, तो जी ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो उस प्रॉपर्टी का मालिक होना जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी घर या प्रॉपर्टी के मालिक पर ही अप्लाई होती है। और तीसरा बहुत जरूरी है जी यूज, उसका इस्तेमाल देखना बेहद जरूरी है कि वो इस्तेमाल क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस्तेमाल रखे हैं जो क्लियर कट कर देंगे जी क्या हाउस प्रॉपर्टी में आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर घर या घर का कोई एक हिस्सा खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में। रनिंग होटल और गेस्ट हाउस, अगेन ये बिजनेस है जी, तो ये जाएगा बिजनेस में। लेट आउट होटल बिल्डिंग, अब देखिए कितना अजीब हो गया कि उसी मान लीजिए उसी को एज अ होटल नहीं रन कर रहे हैं बल्कि पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा के रेंट पर दे दी है, तो जी जाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में। डिफरेंस समझ लीजिए, वही हाउस प्रॉपर्टी है। अगर उसको होटल की तरह गेस्ट हाउस की तरह रन करते हैं, एक एक रूम किराए पर देते हैं जिस तरह से होटल का बिजनेस होता है, तो जी वो जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। और अगर वही पूरी की पूरी बिल्डिंग उठाकर रेंट पर दे दी है किसी एक पर्सन को या किसी एक एंटिटी को, तो जी ये जाएगा आपके हाउस प्रॉपर्टी में। लेट आउट टू ओन एम्प्लॉइज, अगर खुद के एम्प्लॉइज को ही किराए पर दे दिया है रहने के लिए, तो जी ये तो सीधा सीधा बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए है, तो ये तो बिजनेस इनकम है जी, तो ये जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। इसी तरह अगर लोकल अथॉरिटीज जैसे आपके पुलिस स्टेशन, बैंक्स, डीडीए, एमसीडी हो गया, अगर इनको किराए पर देते हैं तो ये सीधा सीधा बिजनेस है जी, ये जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में, या हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी इनसेपरेबल है, यानी आप उसको अलग अलग नहीं बता सकते हैं कि जी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट इतना है और दूसरी असेट्स या सर्विसेज का रेंट इतना है, तो जी वो या तो जाएगा आपके बिजनेस प्रोफेशन में या फिर जाएगा अदर सोर्स में, हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगा। इस पॉइंट को भी आगे मैं दोबारा उठाऊंगा, वहां फिर से बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं ऐसी इनकम की जो हाउस प्रॉपर्टी तो लगती है लेकिन फिर भी वो इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए फार्म हाउस, जैसे थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको एक फील्ड एक खेत का एग्जांपल दिया था, इस तरह से जो फार्म हाउस है उस पर भी थोड़ी सी एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, बट उसका जो मेन पर्पज है वो खेती करना है, एग्रीकल्चर है, तो जी वो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर चार्जेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल पर्पस, कोई हाउस प्रॉपर्टी अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए रखी गई है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगी।
अगेन हाउस प्रॉपर्टी अगर आप खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, खुद का कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया, कोचिंग सेंटर खोल लिया, डॉक्टर की दुकान खोल ली, कोई अपना ऑफिस खोल लिया, तो जी वो इस चैप्टर में नहीं आएगा, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर घर की प्रॉपर्टी है, खुद उसमें रह रहे हैं, तो जी उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। आगे चलकर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैसे होता है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड यूनियन या लोकल अथॉरिटी को अगर किराए पर दे दिया है हाउस प्रॉपर्टी, तो जी वो भी इस चैप्टर में नहीं आएगा। कोई पुराने एक्स रूलर है, जैसे बहुत पुराने राजा महाराजा होते हैं, अभी भी है हमारे देश में बहुत सारे, इनके बहुत बड़ी बड़ी जागीरें हैं, इनके महल हैं बहुत बड़े बड़े, तो जी ये इतने बड़े बड़े महल होते हैं, इन पर हाउस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये तो वैसे ही लुट जाएंगे, इनके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है। और जो हमारी इतनी सारी दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश के अंदर, तो जी उनको भी ये फायदा है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं होती। कंपोजिट रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस पर कई बार कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसका क्या करें। कंपोजिट रेंट का मतलब है जब हाउस प्रॉपर्टी और उसके साथ कोई दूसरी असेट या सर्विस का रेंट मिक्स होता है। जैसे मान लीजिए हाउस के साथ में दे दिया फर्नीचर, साथ में दे दी मशीनरी, या मान लीजिए हाउस के साथ में दूसरी फैसिलिटीज दे दी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लिफ्ट की फैसिलिटी, सिक्योरिटी, तो जी इस केस के अंदर क्या है कि कंपोजिट रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी का भी है और अदर असेट्स का या सर्विसेज का रेंट भी मिक्स है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या नियम है। कंपोजिट रेंट, इस तरह से हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और देखा जाए तो मोटा मोटा रूल दोनों के लिए सेम ही है। हम सिर्फ ये क्राइटेरिया देखते हैं कि ये जो रेंट है हाउस प्रॉपर्टी और अदर्स का, तो इनका जो रेंट है क्या वो सेपरेबल है या नहीं। अगर वो सेपरेबल है तो भैया बहुत क्लियर बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी वाला चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और जो दूसरे बचे मान लीजिए प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और अदर सर्विसेज, उनका चला जाएगा पीजीबीपी में, बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। अगर किराए पर इनको देना ही उस एसएससी का मेन बिजनेस है तो चला जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में, अदरवाइज चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, मान लीजिए अगर वो नॉन सेपरेबल है तो क्या करें। तो अगर आपको नियम पता है तो बहुत आसान हो जाता है, ये हाउस प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगेन अब ये जाएगा पहले तो पीजीबीपी में, अगर देखिए क्या यही किराए पर देना उसका बिजनेस है तब तो जाएगा पीजीबीपी में, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाएगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब आइए अगले सेक्शन पर, सेक्शन 23। सेक्शन 23 आपको बताता है एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन किस केस में किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 एनुअल वैल्यू एंड अनरियलाइज्ड रेंट। दोस्तों जो एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसको मैं यहाँ रखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप उस वीडियो को ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अनरियलाइज्ड रेंट की। दोस्तों अनरियलाइज्ड रेंट है जो असेसी को, मकान मालिक को रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब उसको नहीं मिला है किसी भी रीजन से। जैसे मान लीजिए कई बार किराएदार कहते हैं कि मैं किराया दे दूंगा और फिर वो देते नहीं है, लटकाते रहते हैं, तो देखा जाए तो जी उसको नहीं मिला। तो ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है इसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। जब हम कहते हैं जी एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट में अनरियलाइज्ड रेंट शामिल नहीं होता है। लेकिन ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है इसकी डिडक्शन इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। पहले आपको ये कंडीशन, असेसी को ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी तब जाके ये डिडक्शन अवेलेबल होगी। क्या है जी ये कंडीशंस? पहली, द टेनेंसी इज द बोनाफाइड, मतलब वास्तव में वो किराएदार होना चाहिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई किराया नहीं मिला, अनरियलाइज्ड रेंट है, तो वो केस भी सच में होना चाहिए। जो आपका किराएदार है वो किराएदार आपका घर खाली कर चुका है। अगर वो उसी घर के अंदर अभी तक है तो सरकार या डिपार्टमेंट तो यही मानेगा कि भाई अभी भी है तो ठीक है, कल परसों किराया दे ही देगा।
और सवाल एसएससी के ऊपर आता है कि अगर वो सच में किराया नहीं दे रहा है तो भाई उसको रखा क्यों है, अगर उसकी डिडक्शन चाहिए तो उसे निकालो। आगे कंडीशन कहती है कि अगर वो किराएदार किसी मकान मालिक की किसी दूसरी प्रॉपर्टी में भी किराएदार है तो उसने वो भी खाली कर दी हो। मान लीजिए वो दो प्रॉपर्टी में किराएदार था, एक में रह रहा था, एक में दुकान कर रहा था, तो सिर्फ ये नहीं चलेगा कि जिसमें रह रहा था वही खाली कर दी ना, दुकान भी खाली करेगी। अगर वो डिफॉल्टेड है, अगर वो किराया नहीं दे रहा है, अगर वो उसकी मंशा किराया देने की नहीं है तो क्यों रखा हुआ है उसे, उससे सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टीज खाली कराइए। और लास्ट, आपने अपना किराया वसूल करने के लिए सारे के सारे जतन कर लिया है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो सब कर ली है और उसके बावजूद भी किराया नहीं मिला है, तो ये कंडीशंस पूरी होंगी तब जाके अंडरलाइज रेंट की डिडक्शन अवेलेबल होगी। वैसे ज्यादातर वो क्वेश्चन में इन केसेस में नहीं फंसाता है, बस सीधा सीधा दे देता है अंडरलाइज रेंट इतना है जी। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 ये बताता है आपको किस केस में एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की होगी नील यानी कि जीरो। जी दो केस है। पहला केस है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर असेसी खुद अपने घर में रह रहा है तो जी उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी, जीरो होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने बिजनेस काम धंधे की वजह से वो अपने इस करंट घर में नहीं रह पा रहा है, ये खाली है और काम की वजह से वो किसी दूसरी जगह पर रह रहा है किराए पर, तो भी यही माना जाएगा। इसी तरह का केस है इनडायरेक्टली, तो इस केस के अंदर भी जो एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी। सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 अब देख लेते हैं कि कब हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील नहीं हो सकती। तो जी बहुत सिंपल है। पहला कि अगर किराए पर दिया हुआ है, अगर किराए पर दिया है तो हाउस प्रॉपर्टी कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर नहीं हो सकता है, कभी भी उसकी एनुअल वैल्यू नील नहीं हो सकती है। भले ही 1 रुपया क्यों ना कमा लिया हो हाउस प्रॉपर्टी से, चाहे एक दिन के लिए ही किराए पर क्यों ना दे दिया हो, चाहे 1 घंटे के लिए ही क्यों ना किराए पर दे दिया हो, अगर 1 रुपया भी कमा लिया हाउस प्रॉपर्टी से तो वो कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकता है, यानी उसकी एनुअल वैल्यू कभी भी नील नहीं हो सकती। और दूसरा है कि चलिए ठीक है किराया नहीं लिया, क्या कोई दूसरे किसी भी तरह का बेनिफिट तो नहीं ले लिया। अगर किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट हाउस प्रॉपर्टी से लिया गया है, इन मनी तो पहले ही बता दिया, अगर इन काइंड या किसी और तरीके से कोई भी बेनिफिट अगर लिया गया है हाउस प्रॉपर्टी से तो जी उसकी एनुअल वैल्यू नील नहीं हो सकती, उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबिलिटी अप्लाई होगी। सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 ऐसा बहुत बार होता है जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है। उस केस में क्या होगा, तो देखिए इस केस में उनके पास चॉइस है। सरकार बहुत दिलदार है, उसने चॉइस दे रखी है। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, चूज कर लीजिए आप किस हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। और उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी की सारी होगी डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज। वो मान ली जाएगी कि वो किराए पर है और उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी अप्लाई होगी। सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 ये है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 1819 से ही इंट्रोड्यूस हुई है। तो जी इसकी कंडीशन है कि असेसी जो है वो कंपनी होनी चाहिए और वो ये हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देने के बिजनेस में इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा है उसका बिजनेस होना चाहिए। और तीसरा, उसकी ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो प्रीवियस ईयर में पूरे साल और या फिर कुछ महीने के लिए अ पार्ट ऑफ ईयर खाली रही है। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी बशर्ते कि ये सिर्फ 1 साल के लिए नील मानी जाएगी। और ये 1 साल शुरू कहां से होगा, जब उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है और उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से। जो भी अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है,
उससे जब उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस फाइनेंशियल ईयर को पूरा एंड कर दीजिए और उसके बाद का जो 1 साल है उस 1 साल के अंदर हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो नील मानी जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 24 डिडक्शंस। इसके अंदर आती हैं डिडक्शंस 24A एंड 24B। दोस्तों ये अपने आप में अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पर इसे पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग वीडियो बना रखी है। आप आई पर लिंक क्लिक करके उस पर देख सकते हैं वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहां से इसे देख लीजिए। अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं सेक्शन 25 की। अब ये बताएगा जी कि जो अभी 24B में हमने इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें कब नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही केस है, अगर ये लोन इंडिया के बाहर से लिया था, यानी कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो इंडिया से बाहर जा रही है, तब इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप 24B में डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोन इंडिया से लीजिए, इंडिया की कंपनी से, बैंक से ही लीजिए और इंडिया के अंदर ही इंटरेस्ट पे कीजिए। सेक्शन 25AA। अब जो मैंने आपको पहले बताया था अनरियलाइज्ड रेंट, जो मकान मालिक को नहीं मिला ड्यू टू एनी रीजन, अब मान लीजिए कि वो उसको मिल गया, तो तब पहले नहीं मिला था, अब मिल गया। अब मिल गया तो सीधा सीधा भाई उसकी इनकम है, उसको जोड़ो। लेकिन जोड़ो तो कितना जोड़ोगे, आप जोड़ोगे 70%, मतलब 30% माइनस कर दीजिए इसमें से, वही 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला 30% माइनस कर दीजिए और फिर जुड़ेगा ये आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। और ठीक इसी तरीके से है आपका 25B एरिया रेंट रिसीव्ड, पिछले किन्हीं सालों का कोई रेंट जो नहीं रिसीव हुआ था, तब मान लीजिए किसी भी रीजन से, हो सकता है भाई तब केस कोई चल रहा था, वो केस अब मकान मालिक जीत गया तो अब किराया मकान मालिक को मिल गया। ये है एरिया रेंट रिसीव्ड, अब मिल गया तो सेम ट्रीटमेंट है, 30% डिडक्शन के बाद ये जुड़ जाएगा। सेक्शन 26 प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर, मतलब अब अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है, एक से ज्यादा मालिक है जी, तो क्या ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट हम दो हिस्सों में पढ़ लेते हैं। पहला है जी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय को ओनर, मतलब एक से ज्यादा मालिक हैं और जो घर का इस्तेमाल है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी इसमें क्या है, इसके अंदर जो भी इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है 30,000 और 2 लाख रुपए, जो भी कंडीशन अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग, ये आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो जी अगर एक से ज्यादा ऑनर है तो ये दोनों तीनों जितने भी ऑनर हैं सबको पूरा पूरा मिलेगा, है ना, कितने मजे की बात। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर लेनी चाहिए अपने नाम में। तो इससे होगा क्या, अब मान लीजिए वो एलिजिबल है 2 लाख तक की डिडक्शन के लिए, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को 2-2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। लेट आउट बाय को ओनर, अब अगर यही जो को ओनर थे, एक से ज्यादा मालिक थे, इन्होंने वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, तो ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो जी आप उसको कैलकुलेट वैसे ही कीजिए जैसे आप किसी एक सिंगल ओनर की कैलकुलेशन करते। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि इसके एक से ज्यादा मालिक है, आप बस इसकी कैलकुलेशन कीजिए जैसे भी कैलकुलेशन होती है, और फिर जब फाइनल आंसर आपका आ जाए तो उसे आप बराबर बराबर सारे मालिकों में बांट दीजिए, हो गया बस। हम बात करते हैं सेक्शन 27 की, डीम्ड ओनरशिप। अगर असेट ट्रांसफ़र कर दी गई है जीवन साथी को या माइनर चाइल्ड को, तो इन दोनों केसेस में जो ट्रांसफरर है वही ऑनर माना जाएगा। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट, अब मान लीजिए कोई बहुत ही अमीर लोग हैं जैसे कि राजा महाराजा भाई, इनके पास कोई बहुत बड़ी ऐसी जागीर है, इम्पार्टिबल स्टेट है जिसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब एक जागीर ये लेफ्ट वाली है, एक जागीर ये राइट वाली है, और वो इस तरीके से जुड़ी हुई है, या बीच में भी कुछ ऐसा पोर्शन है, फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं,
कुछ ऐसा पोर्शन है जिसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो जी इस केस के अंदर जो ऑनर एक प्रॉपर्टी का होगा वही ऑनर दूसरी प्रॉपर्टी का भी होगा। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो भाई उसके जितने भी मेंबर हैं वो उसके सारे के सारे मालिक माने जाएंगे। पर्सन इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, भाई जिसके पास कब्जा है और डिस्प्यूट लेस पोजीशन है। जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि बिल्डर ने मकान बनाया, उसमें से बिल्डिंग बनाई, उसमें से एक फ्लोर किसी एक पर्सन को दे दिया किसी काम के बदले में, और उसने कहा जी चलो ठीक है डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफर होते रहेंगे, आप अपना जाओ और फ्लैट में जाके रहो। तो जी उसको देखिए पोजीशन तो मिल गया और इसके पीछे कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, जो ऑनर है उसने खुद ही कब्जा दिया है। तो जी जिसको वो फ्लैट मिला है वो उसका डीम्ड ऑनर माना जाएगा, वो उसका मालिक माना जाएगा, जबकि देखिए अभी पेपर उसके नाम नहीं हुआ है फिर भी। और इसमें लास्ट है कि अगर किसी किराएदार को लगातार किसी बिल्डिंग में रहते रहते हुए 12 साल से ज्यादा का पीरियड हो जाए तो वो उसका डीम्ड ऑनर होता है, वो मान लिया जाता है कि वो उसका मकान मालिक है। लेकिन ध्यान रखिए इसके अंदर वो केस बिल्कुल भी नहीं आएगा जिसके अंदर किराए पर दिया जाता है मंथ टू मंथ, महीनों के हिसाब से, या फिर 1 साल से कम पीरियड के हिसाब से, जैसे कि जनरल ट्रेंड है 11 महीने के लिए किराए पर देने का। तो इसीलिए लोग 11-11 महीने का अग्रीमेंट करते हैं, इसीलिए लोग 11-11 महीने के लिए किराए पर देते हैं, फिर आगे चाहे आप उसको रिन्यू कर लो जितनी मर्जी बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। लगातार 12 साल से ज्यादा अगर हो गया तो जी वो उसका मकान मालिक माना जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट की, किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये फॉर्मेट स्टार्ट होता है आपके जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, फिर हम इसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, जो या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट होगा या फिर म्यूनिसिपल वैल्यू पर बेस्ड होगा। जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन होगी और उसका एक परसेंटेज होगा जो कि म्यूनिसिपल टैक्स होगा, इसे हम माइनस कर देंगे जिससे हमें मिलेगी एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से माइनस होगी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। इसमें दो तरह की डिडक्शंस आती हैं, 24A और 24B। 24A है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सीधा सीधा एनुअल वैल्यू का 30% है और इसमें कोई कहानी नहीं है। और सेक्शन 24B ये आता जी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने मकान को, घर को खरीदने के लिए या बनाने के लिए लोन लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है तो ये उस इंटरेस्ट की डिडक्शन है, जो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसके बारे में बता चुका हूँ आपको। ये माइनस कर देंगे आप। ये माइनस करने के बाद अब आपके पास दो तरह की और इनकम हो सकती है कि अनरियलाइज रेंट जो था वो रिसीव हो गया, यानी अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, और जो पिछले सालों का एरिया रेंट था वो भी मिल गया, एरिया रेंट रिसीव्ड। आप ये दोनों ऐड कर देंगे 70%, या फिर दोनों को ऐड कीजिए और इनका 30% माइनस कीजिए, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ये आप एडलेस कर दीजिए, कैलकुलेशन हो गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों देखिए कितना छोटा सा और आसान सा इसका फॉर्मेट है। तो दोस्तों ये था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त को, अगली वीडियो के लिए तैयारी करनी है मुझे। धन्यवाद।